गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आपको फटाफट जवाब देना है, जो आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसका फटाफट आपको जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर उसका इंसान का वजन कितना होगा। जैसे आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें 4 ऑप्शन आपका दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 14.3 kg, ऑप्शन नंबर बी 38 kg और ऑप्शन नंबर सी 380 kg और ऑप्शन नंबर डी 3.8 kg। जैसा स्क्रीन पर आपका दिया गया है तो हमें बताना है कौन सा सही आपका ऑप्शन है ना। तो इसका ऑप्शन बताना है। चलिए इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका सही है ऑप्शन नंबर ए 14.3 kg। यानी पृथ्वी पर अगर मेरा वजन 38 kg का है, पृथ्वी पर मेरा वजन 38 kg का है तो बुध ग्रह पर 14.3 kg का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। चलिए इसका हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया। नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो बताना है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलते हैं। हाँ चलिए, तो इसका सही जवाब है 4। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवड़क, चवड़क। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज भी कर सकते हैं या सेतु हिंदी में कहा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हमें बताना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। फटाक से इसका जवाब बताइए। हाँ चलिए, इसका सही जवाब है प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम प्रतिरोध मापते हैं, न कि विभवांतर, न विद्युत धारा। इससे मापा जाता है सिर्फ प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। तो 4 तरह आपका 4 ऑप्शन मिलता है। तो चलिए इसमें आपको बताना है, फटाक देना। पहला है रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। और चौथा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है आपका, इसके लिए 5 सेकंड आपको दिया जाता है। फटाक से इसका बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। हाँ चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों। क्योंकि लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण और अपचयन भी है। चलिए स्क्रीन पर आपका 5वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपका 5वां क्वेश्चन है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को क्या कहा जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं स्क्रीन पर। पहला हाइड्रोफोन, बी कैलोरीमीटर, सी पायरोमीटर और डी रेडिएटर। तो सही इसका जवाब बताना, इसके लिए 5 सेकंड आपको जवाब मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आपको 5 सेकंड मिलते हैं। फटाफट इसका जवाब बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोफोन। जैसे आप जानते हैं कि जो हम कान में जो लगाते हैं सुनने के लिए, तो जो एयर में सुना जाता है, जिस एयर में सुनने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे एयरफोन करते हैं, और जो पानी में सुनने के लिए जिस यंत्र का हम यूज करते हैं उसे हाइड्रोफोन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड काला रंग क्यों दिखता है। ब्लैक बोर्ड काला रंग क्यों दिखता है। तो इसका 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ए काला पेंट होता है, बी सारे रंग अवशोषित कर लेता है, सी काला रंग अवशोषित कर लेता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब फटाफट आपको बताना है। इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं। हाँ चलिए, तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। सारे रंग अवशोषित कर लेता है, सारे रंग अवशोषित कर लेता है। क्यों, आप समझिए।
काला रंग में कोई रंग नहीं होता, जो कोई रंग ना हो उसे काला रंग, या जिसमें सब रंग हो उसे सफ़ेद रंग। काले रंग में जब भी हम कोई रंग डालते हैं तो वो अवशोषित इसलिए कर लेता है क्योंकि कोई रंग ही नहीं रहता है, वो खाली रहता है, इसलिए अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए काला रंग में कोई रंग नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन वही सफ़ेद रंग पर कोई भी रंग लगाते हैं तो वो दिखने लगता है, और दिखने लगने का मतलब ये हुआ कि वह रंग को अवशोषित नहीं कर पाया। बाकी सब रंग को अवशोषित कर लेता है, लेकिन जिस रंग दिख रहा है वो रंग को अवशोषित नहीं कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबो कर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो इसकी स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला पानी, दूसरा पेट्रोल, तीसरा केरोसिन और चौथा दूध। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, चलिए इसका सही जवाब है केरोसिन। केरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल भी कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो हवा में आते अपने ये क्रिया कर लेते हैं, यानी पानी में, अगर पानी में इनको रखा जाए तो ये पानी से आग लग जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जिनको पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसको हम केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है न्यूटन की गति नियम और डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो बताना है इसका सही जवाब। इसके लिए 5 सेकंड आपको जवाब मिलते हैं। हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए जो प्रकाश तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है जी, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसका हम लॉन्ग वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट खोल कर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो इसका 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, सही इसका जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए 5 सेकंड जवाब मिलते हैं, फटाफट बताइए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उपयुक्त दोनों, क्योंकि चलती लिफ्ट में मनुष्य का वजन या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो इसीलिए उपयुक्त दोनों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, दाब का एसआई मात्रक है। दाब को इंग्लिश में हम प्रेशर कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक, ठीक है ना, एसआई मात्रक में बताना है। तो चलिए इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला पास्कल, दूसरा न्यूटन और तीसरा वेबर और चौथा हेनरी। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, फटाफट हमें जवाब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, पास्कल है कि न्यूटन की वेबर हेनरी, चारों में बताना है सही जवाब। तो इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं। चलिए फटाक से बताइए। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है ना, और गैर एसआई मात्रक इसका बार होता है। गैर एसआई मात्रक बार और इसका एसआई मात्रक पास्कल। तो चलिए अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है 11 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी अन्योन्य प्रेरण, सी आपका उपयुक्त दोनों, और डी है स्व प्रेरण सिद्धांत। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट जवाब बताइए। 5 सेकंड इसके लिए मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेलवे में पूछा गया है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी कार्य करता है और अन्योन्य प्रेरण पर भी कार्य करता है। चलिए अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो 4 इसमें ऑप्शन मिलते हैं। पहला गोल्डस्टीन, बी रदरफोर्ड, सी एंटोनी वान लीeuwenhoek और डी है जे थॉमसन। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं, फटाफट इसका बताइए। हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वान लीeuwenhoek, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था।
चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 13, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं, फटाक से इसका जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी पतिया और ऑप्शन नंबर डी जड़। तो बताना इसका फटाक से जवाब कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए 5 सेकेंड आपको मिलते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जाइलम। पौधों में पानी और खनिज का परिवहन करने का कार्य जाइलम का होता है। ठीक है, जाइलम करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? जैसा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके लिए 5 सेकेंड आपको मिलते हैं, फटाक में बताइए। हाँ, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आरबीसी। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन आरबीसी का मुख्य घटक होता है। ठीक है, हाँ, आरबीसी हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है? मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है? तो चलिए इस पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी लोहा और ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब बताना है फटाफट, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बताइए। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए 5 सेकंड मिलते हैं, फटाक से बताइए। हाँ, चलिए तो इसका सही जवाब है लोहा। एनीमिया जो बीमारी होता है वह हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, जानते हैं कि मेरा ब्लड बना होता है आरबीसी। ठीक है ना, हाँ, रुद्राणु 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना, तो आरबीसी बना होता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से यानी लोहा से। तो लोहा की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी, यानी हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी कमी, आरबीसी का मतलब रुद्राणु यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एनीमिया, या बोलते हैं इन्हें रक्त अल्पता भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताना है। एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा और ऑप्शन नंबर डी उत्तक। तो सही इसका जवाब बताना है फटाफट। इसका सही जवाब कौन है? 5 सेकंड आपको मिलते हैं। हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? उत्तक मिलता है। आप जानते हैं कि हमारी जो शरीर बनी होती है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तक। तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब बताना है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, इसका बताना है जवाब। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो 4 ऑप्शन मिलते हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिसेचर, बी है जेम्स वाटसन, सी है मेंडेल और डी है रॉबर्ट कुक। तो इसका 5 सेकंड आपको मिलते हैं। चलिए, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रेडरिक मिसेचर। इसका डीएनए को सबसे पहली बार अलग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20। मैंने कहा था आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसका जवाब बताना है। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला न्यूटन, बी चार्ल्स डार्विन, सी आइंस्टीन और डी रॉबर्ट हुक। तो सही इसका जवाब बताना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो चलिए इसके लिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको। हाँ, चलिए इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन, है ना।
क्रम विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तब तक मित्रों के पास शेयर कीजिए और फिर से नेक्स्ट हम वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।